हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं आदि वर्मा आज आपका दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश तीनों ही आपका यहाँ पर एंड होगा। जो भी आपका कॉन्सेप्ट होगा सब कुछ समझा दिया जाएगा। घटना चक्र से मेरे साथ बने रहिए। आधे से 1 घंटे तक के बीच में आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, कहानी की तरह आपको समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले हमने 4 वीडियो अपलोड कर दिया है, जाकर वहाँ पर देख लीजिए। तो चलते हैं, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर आपको अच्छा लगेगा हमने कुछ मेहनत किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। इसी तरह हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सभी कुछ बुक आपके घटना चक्र कंप्लीट कर दिया है। जाकर प्लेलिस्ट सबकी बनी है, जाकर प्लेलिस्ट ओपन करके देख लीजिए वहाँ पर। ठीक है, तो चलते हैं, अब हम यहाँ पर शुरू करते हैं, देखते हैं। पहले हम बात करते हैं तुगलक वंश की। तुगलक वंश कब से कब चला, पहले इसका डेट याद रखिएगा। 1320 से लेकर 1314 के बीच में तुगलक वंश आता है। और तुगलक वंश ऐसा वंश था जो दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक चला था। तो अब हम देखते हैं क्या पहला क्या रहा है। दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा समय तक कौन सा वंश चला था? तो दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा समय तक कौन सा वंश चला था? तुगलक वंश चला था। अब देखिए इसका संस्थापक कौन था। तो संस्थापक कौन था? गाजी मलिक। अब देखिए गयासुद्दीन, इसको तुगलक भी बोला जाता है, लेकिन आपके पेपर में क्वेश्चन 1999 में पूछा गया था कि तुगलक वंश का मतलब अलाउद्दीन खिलजी के मतलब सेना अध्यक्षों में कौन सा तुगलक। ये देखिए जो गयासुद्दीन तुगलक था ये अलाउद्दीन का सेना अध्यक्ष था। तो क्वेश्चन यही पूछा गया था, अलाउद्दीन खिलजी के सेना अध्यक्षों में कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना। तो वहाँ पर ऑप्शन गयासुद्दीन तुगलक नहीं दिया था, वहाँ गाजी मलिक दिया था। तो गाजी मलिक दे तो आपको यही लगाना है। इसका कार्यकाल कब से कब था? तो इसका कार्यकाल 1320 से 25 के बीच में था, 5 साल था। लोगों की संवेदना प्राप्त करने का इसने प्रयास किया था। कहा वस्तुओं का मूल्य तभी बढ़ाया जाएगा जब जमीन का मूल्य बढ़ेगा, इसने कहा था। ठीक है, इसने अलाउद्दीन खिलजी की मसाहत प्रणाली को छोड़ दिया, इसकी जगह पर नस्क या कनकूत प्रणाली को अपनाया। अब ये होता क्या था, मसाहत प्रणाली और कन्नस्क या कनकूत प्रणाली, इसको देखते हैं। ठीक है, तो ये क्या था, मसाहत क्या होता था, भूमि की पहले परमाइश फिर कर निर्धारण किया जाता था। मतलब क्या होता था, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, पहले भूमि की, हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, पिछले जो 4 वीडियो हैं उनको जाके ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि हर एक चीज़ें जब सीक्वेंस से पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ क्या करा है, भूमि की पहले पैमाइश। तो पैमाइश कौन लंबे पैमाने पर किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। इसके बाद अलाउद्दीन जब पैमाइश करता था उसके बाद उस पर टैक्स लगाता था। अब ये क्या किया, जो उसको क्या कहते हैं, मसाहत। तो पहले पैमाइश करते हैं फिर कर लगाते हैं, तो मसाहत कहलाते हैं। अब नस्क या कनकूत क्या कहलाता है? औसत के आधार पर कर निर्धारण। ठीक है, तो याद रखिएगा किसके आधार पर? औसत, मतलब देखते हैं कि कितना औसत ज़मीन है उसके आधार पर कर का निर्धारण किया जाता था। यह उपज का 1/5 लिया जाता था। अब देखिए गयासुद्दीन तुगलक ने मलिक उल गाजी की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि इसने धारण किया था? मलिक उल गाजी की उपाधि धारण किया था। तो ये याद रखिएगा कि मलिक उल गाजी, कि मलिक गाजी इसका नाम ही था, गाजी मलिक, तो इसने मलिक उल गाजी की उपाधि धारण कर ली थी। तो इतना आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक। ये याद रखिएगा, इसने मसाहत प्रणाली को छोड़ दिया था। 1320 से 1325 तक इसका वो टर्म था। अब देखिए गयासुद्दीन के कार्य क्या थे, इसने तुगलकाबाद शहर बसाया था। तो तुगलकाबाद शहर किसने बसाया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। नहर का निर्माण करवाया था, डाक व्यवस्था शुरू किया था, सड़क बनवाया था। तो ठीक है, ये मतलब ये सब कार्य इसके थे, तो इसके कार्य उतना नहीं पूछा जाता है। सैन्य अभ्यास देखते हैं। सैन्य अभ्यास में गयासुद्दीन तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक और उलुग खां 1321 में तेलंगाना आक्रमण, वारंगल पर आक्रमण किया। पहला अभियान था, याद रखिएगा। गयासुद्दीन विजय किया हुआ जौना खां। जौना खां कौन था? तो जौना खां एमबीटी, आप अभी पढ़ेंगे आगे चल के। एमबीटी, एमबीटी का ही नाम था, क्या था? जौना खां। तो मोहम्मद बिन तुगलक का नाम ही क्या था? जौना खां। नाम मोहम्मद बिन तुगलक की आगे पढ़ा, आगे यही क्या बनता है, सरदार बनता है। अब देखिए यहाँ पर गयासुद्दीन बंगाल में था और ये दिल्ली। तो दिल्ली में कौन था? निजामुद्दीन औलिया। तो गयासुद्दीन तुगलक को निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि ये मतलब दिल्ली, यहाँ गया था बंगाल में, तो ये सोच दिल्ली आ रहा था।
लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, बीच में इसकी कोई एक महल था लकड़ी का, वहाँ पर ठहरा था, गिर के मृत्यु हो गई। उससे पहले गयास ये निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, मतलब भविष्यवाणी का किया था, दिल्ली दूर है। तो मतलब अब दिल्ली दूर नहीं, ऐसा कुछ भविष्यवाणी किया था। तो यहाँ पर जो गयासुद्दीन तुगलक था, मतलब लोगों ने कहा कि निजामुद्दीन औलिया ने भविष्यवाणी कर दी है कि अब दिल्ली तक ये नहीं पहुँच पाएगा। तो इसी क्या किया, ये मारा गया वहाँ पर। तो लोगों ने भविष्यवाणी इसको सही मान लिया था। तो यहाँ पर बंगाल अभियान के दौरान, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, यहीं पर इसकी मृत्यु हो गई थी। अब चलते हैं आगे, देखते हैं आगे। अगर हम देखते हैं यहाँ पर, इतना आपको समझ में आया कि अभी ये गयासुद्दीन तुगलक के बारे में ही सब था। तो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में सिर्फ अभी तक आपके पेपर में यही क्वेश्चन पूछा गया है कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, गाजी मलक, गयासुद्दीन तुगलक। यही 2 बार क्वेश्चन आपके पूछा गया है। इसके बारे में इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो ये याद रख लेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं अभियान इसका। अब देखिए, वही जो अभियान वहाँ पे पढ़े थे वही अभियान है। अभियान 1321 ईस्वी में तेलंगाना वारंगल पर, वहाँ पर शासक कौन था, प्रताप रुद्रदेव, इसी पर अभियान किया था। इस अभियान में गयासुद्दीन तुगलक की तरफ से जूना खां अथवा उलुग खां, जिसको जूना खां बोला जाता था, उलुग खां, यही अभियान किया था गयासुद्दीन तुगलक की तरफ से। ये याद रख लीजिएगा। 1323 ईस्वी में पुनः वारंगल पर अभियान किया। प्रताप रुद्रदेव पराजित हुआ। वारंगल का नाम बदलकर किसने ये कर दिया, सुल्तानपुर इसका नाम कर दिया। तो याद रखिएगा 1323 ईस्वी में। इसका टर्म कब से कब था, 1320 से 25 के बीच में था। 1323 ईस्वी में इसमें वारंगल पर अभियान किया था। इसके बाद एमबीटी मदुरै पांड्य शासक, और 1323 में मदुरै पर विजय कर लिया था। तो पांड्य शासक वहाँ शासन करते थे ना 1323 ईस्वी में, उस पर विजय कर लिया था। गयासुद्दीन तुगलक ने अपने जीवन के अंतिम समय में भू राजस्व 1/3 कर दिया। ये याद रखिएगा। खुद मुकद्दम चौधरी विशेषाधिकार पर वो वापस कर ले लिया। सर्वप्रथम गयासुद्दीन तुगलक के समय दक्षिण भारत के राज्यों में दिल्ली सल्तनत में मिलाया पहली दक्षिण भारतीय राज्य वारंगल था। मतलब गयासुद्दीन, देखिए अलाउद्दीन खिलजी क्या करता था, अलाउद्दीन खिलजी हमने पिछले वीडियो में बताया था, अलाउद्दीन खिलजी क्या करता था, दक्षिण भारत में सिर्फ धन को लूटता था। वो दक्षिण भारत में राज्यों को पर अधिकार नहीं करता था। लेकिन ये गयासुद्दीन तुगलक था, ये पहली बार दक्षिण भारत पे के राज्यों पर अधिकार कर लिया, ठीक है। तो ये कौन सा राज्य, वारंगल था, ये याद रख लेंगे। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, मोहम्मद बिन तुगलक, जहाँ से आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूरा पूछा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक को, मतलब ये अनलकी आपका कह सकते हैं, ये सुल्तान बना, अनलकी शासक ये बना। जो भी चीज़ें करता था, मतलब अच्छे के लिए ही हर चीज़ें ये करता था। लेकिन क्या हुआ, इसकी हर चीज़ें गलत हो जाती थी। तो अभी हम बताएंगे क्या क्या चीज़ें किया था, क्या क्या गलत हुआ था। इसने उपाधि धारण किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने किसकी उपाधि धारण किया था, तो जूना खां की उपाधि धारण किया था। तो जैसे आपने गयासुद्दीन तुगलक को गाजी मलिक नाम पढ़ा, पहले आपको गाजी मलिक बहुत कम ही याद होंगे, लेकिन गाजी मलिक पढ़े हैं आपने, गयासुद्दीन तुगलक, तो मतलब तुगलक वंश का संस्थापक गाजी मलिक। इसीलिए मोहम्मद बिन मतलब इसीलिए नहीं, मतलब इसका भी नाम अलग था, जूना खां नाम था, या उलुग खां इसको पढ़ सकते हैं। दूसरी बात ये याद रखिएगा, जो उलेमा वर्ग था, वो ये जो मोहम्मद बिन तुगलक था, ये उलेमा से नफरत करता था। ये कहता था कि उलेमा वर्ग का शासन में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इसीलिए जो उलेमा थे, अमीर थे, काजी थे, ये सब इससे क्या होते थे, थोड़ा सा गुस्सा रहते थे। किससे, मोहम्मद बिन तुगलक से। ये अपना खुद, क्योंकि ये जानते हो आप कि ये बहुत विद्वान था, क्योंकि ये खगोल शास्त्र का ज्ञाता था, गणित का ज्ञाता था, आयुर्विज्ञान में ये निपुण था। ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है कि कौन सा ऐसा शासक था दिल्ली सल्तनत में सबसे जो विद्वान था। तो सबसे विद्वान दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था, ये मोहम्मद बिन तुगलक था, MBT था। ये याद रख लेंगे, ठीक है। अब इसीलिए यह ना उलेमा की बात मानता था, ना किसी धर्मगुरु की बात मानता था, ना अमीर की बात मानता था। ये याद रख लेंगे। कोई भी जब ज़्यादा पढ़ लिख लेता है तो वो ज़्यादा ये सब चीज़ों में नहीं रहता है। अब यहाँ क्या है, वैसे जैसे अभी है वैसे पहले भी था। अब क्या, योग्यता के आधार पर वो अधिकारियों की नियुक्ति करता था, सैनिकों की नियुक्ति कर देता था। इब्न बतूता अफ्रीका से मोरक्को इसी के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में आया था, MBT के शासनकाल में आया था। और MBT ने इसको क्या किया था, दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। तो ये याद रख लेंगे कि इब्न बतूता अफ्रीका
मतलब जो इब्न बतूता है अफ्रीका है ना, अफ्रीका का इस साइड एकदम पश्चिम वाला एरिया, इधर वाला देखेंगे पश्चिम और पूर्व वाला एरिया, वो पश्चिम और उत्तर वाला एरिया, वहाँ पर मोरक्को है। इसी मोरक्को से क्या हुआ, ये आया था, भारत आया था। किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था इब्न बतूता। तो याद रखिएगा, अगर मोहम्मद बिन तुगलक है तो इसका नाम इब्न बतूता याद रख लीजिएगा। अब याद रखिएगा, अब इसकी पुस्तक क्या थी? तो रेहला थी। जितना भी मैं वर्ड बता रहा हूँ, हर एक चीज़ आपके पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिए और एक कहानी की तरह सुनिए। तो अभी हमने क्या कहा कि जूनखा इसका नाम था। ये उलेमा वर्ग को अपने शासन में हस्ताक्षर नहीं होने देता था। क्यों नहीं होने देता था? क्योंकि ये खुद ही बहुत योग्य शासक था, शिक्षित शासक था, गणितज्ञ और विज्ञान में ये सब ज्ञाता था। और इब्न बतूता इसके शासनकाल में आया और ये दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया। किसके द्वारा? इब्न बतूता के द्वारा। और इसकी बुक क्या थी? इसकी बुक थी रेहला, ये याद रख लेंगे। अब यहाँ पर कह रहा है कि ये जो इब्न बतूता था, जैसे अभी मोदी जी अपने मतलब कि सभी किसी ने, जैसे आप अधिकारी बन जाएंगे, अधिकारी आईएएस बन जाएंगे, तो क्या हुआ, आप जाएंगे राजदूत बन के जाएंगे। तो आईएफसी में अगर मतलब वो वहाँ पर जॉब करेंगे, आईएफएस या आईपीएस, आईएफएस में अगर जाए, इंडियन फॉरेन सर्विस में, तो उसमें क्या होगा, तो आप फॉरेन जाएंगे, ठीक है, राजदूत बन के जाएंगे। तो वो उसमें क्या होता था, अब ये क्या किया इन्होंने, एमबीटी ने 1442 में एमबीटी ने राजदूत के रूप में चीन भेजा। किसको भेजा? चीन, इब्न बतूता को भेजा। तो ये याद रखिएगा, वो सॉरी 1342 में इब्न बतूता ने एमबीटो को राजदूत के रूप में चीन भेजा था। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। डाक व्यवस्था को सुदृढ़ किया, 50 देखिए मंडल टीम भेजा और चीन, ठीक है, ये याद रखो, दूत मंडल भेजा था, जो चीन भेजा था उसमें क्या था, वो इब्न बतूता भी था। होली धूमधाम से मदान बनाता था। ऐसा कौन सा शासक था जो होली को धूमधाम से मनाता था? तो होली को धूमधाम से कौन मनाता था? मोहम्मद बिन तुगलक मनाता था। देखिए, दोबाब टैक्स बढ़ा दिया था, लेकिन क्या हुआ, जो भी ये काम करता था वो सब उल्टा हो जाता था। जो दोआब में इन्होंने टैक्स बढ़ाया था, इसके बाद उस टाइम क्या हुआ, अकाल पड़ गया। ये बहुत खराब हुआ। दोआब में तो टैक्स इसने बढ़ाया, लेकिन अकाल पड़ गया, सब उल्टा हो गया, कई जनता मारी गई। अब देखिए, अकाल संहिता तैयार करवाया। अब देखिए क्या करे, 1326 ईस्वी में एम्बेडे ने किसानों के लिए कृषि विभाग, दीवान कोही विभाग की मदद से, जिसे तकावी और सोंधर कहा गया। तो ये याद रख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कृषि विभाग जो है वो क्या कहा गया, जिसने स्थापना किया था, दीवान ए कोही। तो याद रखिएगा, किसानों के लिए कृषि विभाग की स्थापना किया। अब देखिए, ये तो हो गया पहला, तो ये फेल हुआ कि दोआब में जैसे टैक्स बढ़ाया वहाँ पर अकाल पड़ गया। दूसरा क्या हुआ था, इसने 1329 ईस्वी में तांबे का सांकेतिक मुद्रा चलाया। अब सांकेतिक मुद्रा क्या होता है? सांकेतिक मुद्रा ये होता था कि इसने जो सोना और चांदी था उसको मंगवा लिया राज्य से, और एक सांकेतिक मुद्रा चलाया। किसका चलाया? तांबे का चलाया, पीतल का चलाया। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ा, ये भी आपका सफल नहीं हो पाया। क्यों सफल नहीं हो पाया? अब देखिए, इसने क्या किया, मान लीजिए बाहर से गोल्ड का मंगा लिया और सिल्वर का, ये सब मंगा लिया, और कह दिया कि आप तांबा चलाइए और पीतल चलाइए, ये सब चलाइए। अब देखिए, गोल्ड और सिल्वर ये सब जनता नहीं बना पाती थी, क्योंकि ये महंगे आते थे। अभी सरकार कहे कि आप सोने का सिक्का बना के आप क्या करिए, उसको चलाइए, तो नहीं चला पाएंगे। लेकिन अगर ये जब इस तांबे और पीतल का जो सिक्का है उस समय सस्ता ही मिलता था, सभी लोग अपने अपने घर पे क्या है, इतना ज़्यादा बना लिए, मतलब जो, और वो भी मतलब चलाया तो यही था एमबीटी ने, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक ने ही चलाया था तांबे पीतल का सिक्का। लेकिन क्या हुआ था, उसके मतलब वो तो जो चलाया था चलाया ही था, लोग अपना अलग से सिक्का बना लिए थे तांबे का, क्योंकि तांबा सस्ता था, सोना बना नहीं पाते थे, महंगा था। तांबा सब अपना अपना सिक्का मंगा रहे थे, मतलब फर्जी सिक्का चलने लगा। तो ये भी उसी एक तरह से फेल ही हो गया, ठीक है। तो सांकेतिक मुद्रा चलाया, 8 टकसालों में मुद्रा जारी किया, मुद्रा शास्त्री, हर घर में टकसाल बन गया, मतलब टकसाल बन गया, मतलब क्या हुआ, हर घर में सिक्का ढलाई चालू है। अब ये याद रखिएगा, ये भी फेल हो गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सांकेतिक मुद्रा किसने चलाया था? तो यही क्वेश्चन सिर्फ पूछा जाता है। तो सांकेतिक मुद्रा एमबीटी ने चलाया था। किसने? एमबीटी, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो दो चीज़ें अभी हुआ, क्या किया,
दोआब में टैक्स बढ़ा दिया, फिर वो फेल हो गया तो दीवान ने कोही की स्थापना कर दिया, एक कृषि विभाग की स्थापना की कर दिया, और 1329 में तांबे का सिक्के का सांकेतिक मुद्रा चलाया। तो ये याद रखिएगा। 2 हो गया। तीसरा फेल क्या इसका हुआ था? तीसरा फेरियल इसको राजधानी बदल दिया। अब देखिए राजधानी बदलने की इसकी क्यों आई नौबत। देखिए अब यहाँ पर था अगर जो यहाँ दिल्ली में जब शासन कर रहा था तो इसका हमेशा डर किसका लगा रहता था? मंगोल आक्रमण का डर लगा रहता था। मंगोल आक्रमण हो हमेशा ये डर लगा रहता कि मंगोल कहीं आक्रमण ना कर दे। पहला ये तो हो गया। दूसरा ये हो गया यहाँ पर जो उलेमा थे, क्योंकि ये विद्वान था, उलेमा की बात मानता नहीं था, और जो अमीर थे ये सब इसको बहुत परेशान करते थे। परेशान मतलब क्या? मतलब सामने से तो परेशान नहीं कर सकते थे क्योंकि ये सुल्तान था। वो लोग क्या करते थे? चिट्ठी भेजते थे इसके पास, मतलब उसमें गंदे गंदे उसके बातें करते देते थे इसको मतलब एमबीटी को, मोहम्मद बिन तुगलक को। इस सबसे तंग आकर इसने क्या किया? अब देख, दो तो ये हो गया, दो कारण एक हो गया। पहला कारण हो गया मंगोल आक्रमण, दूसरा इस तंग आ गया था किससे? उलेमा से और तुर्क से और ये मतलब अमीर से। तीसरा क्या कारण था? तीसरा ये सोच रहा था कि अगर हम यहाँ दिल्ली से देवगिरी लेके वो दौलताबाद लेके जाते हैं अपनी राजधानी, तो क्या होगा? हम सेंटर में होंगे, जैसे जिससे हम क्या करेंगे? दक्षिण भारत में भी शासन कर पाएंगे और उत्तर भारत भी। जैसे अभी कुछ लोग जैसे राजधानी चेंज करने की, क्योंकि राजधानी में पॉल्यूशन बहुत है, तो सब सोचते हैं कि राजधानी चेंज कर दिया जाए। सब सोचते हैं कि तो उसमें ज़्यादा लोग जानते कहाँ बताते हैं? वो महाराष्ट्र बताएंगे या मध्य प्रदेश बताएंगे। क्यों बताएंगे महाराष्ट्र मध्य प्रदेश? सोचते हैं कि यहाँ मिडिल में पड़ेंगे तो इधर भी देख लेंगे, इधर भी देख लेंगे, इधर भी देख लेंगे, इधर भी देख लेंगे। लेकिन आप सबको ये सोचना चाहिए, जैसे जो लोग बताते हैं यहाँ सही है, दिल्ली में क्या है? सही है। क्यों मैं कह रहा हूँ दिल्ली में सही है? देखिए उसके पीछे लॉजिक होता है। आप अगर नीचे देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से आपको आक्रमण का ज़्यादा खतरा नहीं है। किसी आपका दुश्मन नीचे अगर कोई भी देख लेंगे, नीचे कोई दुश्मन कंट्री नहीं है जो आपके या दुश्मन होगा भी है तो कोई इतना बहुत मजबूत कंट्री नहीं है जो यहाँ से जाकर आक्रमण कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको उतना डर नहीं लगा रहता। लेकिन कहाँ पर ज़्यादा डर लगा रहता है? ये पूरा जो ऊपर वाला एरिया है, पाकिस्तान वाला, चाइना वाला जो पूरा एरिया है, और इधर क्या है? इधर बांग्लादेश वाला एरिया है। अब तो बांग्लादेश पहले फ्रेंड था, अब तो दुश्मन बन गया है। यहाँ भी अब डर लगा रहता है। तो क्या होता है? ये जो तीनों देश हैं सब ऊपर ही साइड आपका है, और आपका हर चीज़ कंट्रोल कहाँ से होगा? आपका हर चीज़। अब तो आप ये सोचेंगे तो फ़ोन है, ये है, लेकिन एक जो प्रेजेंस होती है, पावर होती है, जहाँ पर वो ज़्यादा आपका इफ़ेक्टिव होता है। तो अगर मैं कहूँ ये दिल्ली, ये यहाँ से ज़्यादा कंट्रोल किया जा सकता है आपका, ये इधर पाकिस्तान वाला बॉर्डर, इधर क्या वाला? चाइना वाला पूरा बॉर्डर। ठीक है, तो ये दोनों यहीं से कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि ये नज़दीक है। यहाँ चला जाएगा तो इधर थोड़ा सा दूर पड़ जाएगा। ठीक है, इसीलिए मतलब मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, और ये काफ़ी हद तक ये पॉइंट व्यू आपका सही भी है, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा आपको वो मिलेगा। और आपका ऐतिहासिक भी रीजन है पूरा, मतलब हर जगह से पूरे हिस्ट्री देखेंगे तो दिल्ली ही रहा है, मतलब दिल्ली या दिल्ली के आसपास ही हर क्षेत्र रहा है। अब देखिए यहाँ पर तो हमने क्या बताया था कि एमबीटी ने सोचा था कि हम यहाँ नीचे आएंगे तो दोनों जगह देख लेंगे। तो ये याद रखेंगे, दिल्ली से दौलताबाद ये क्या किया? अपनी राजधानी चेंज किया था। जिसमें क्या हुआ? और वो क्या किया था एमबीटी ने? सभी को कहने, ये नहीं कि कुछ ही लोग जाएं, जितने भी अधिकारी हैं वही सब जाएं, नहीं। वो कहा पूरी जनता, जो साधारण जनता है वो सब जाकर वहाँ दौलताबाद में अपना बसे। सभी लोग गए, आधे लोग रास्ते में ही मर गए, आधे लोग पहुँच पाए, आधे लोग नहीं पहुँच पाए। ठीक है, तो ये भी पूरी तरह से फेल हो गया था। 3 चीज़ें फेल हुई। और क्या हुआ? खुरासान अभियान, ये भी पूरी तरह से फेल हो गया। क्यों? खुरासान अभियान क्या था? देखिए खुरासान अभियान क्या था? ईरान में क्या हुआ था? ईरान के साइड में, इस साइड, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर थोड़ा सा जो सत्ता था, सत्ता किसी के पास था नहीं। तो ये एमबीटी ने सोचा, ये भी दिमाग लगाया कि अगर हम इधर खुरासान के इस साइड में एरिया में, मध्य एशिया में सत्ता नहीं है किसी, उस समय थोड़ा सा सत्ता नहीं थी किसी के पास। ठीक है, मतलब खाली था। तो क्या किया था इसने? मिस्र के राजा के समझौता किया और ये सोचा कि हम क्या करेंगे, वहाँ पर आक्रमण कर देंगे।
कहाँ पर, मतलब मध्य एशिया में। तो वहाँ पर सोचा कि वहाँ पर हम, जैसे यहाँ के लोग हमेशा आते हैं इधर आक्रमण करने, ये सोचा कि हम इधर आक्रमण कर देंगे। उसी आक्रमण के चक्कर में इन्होंने 3 लाख फौज की भर्ती कर लिया। दूसरा है कराची अभियान, ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था 1337 में। तो ये क्या हुआ था, हिमाचल प्रदेश में कुमायूं पहाड़ियों में अभियान चलाया गया था। यह अभियान भी असफल रहा। ठीक है। तो यहाँ पर चीन की जो वो थी प्रेजेंस, मतलब चीन के जो राजा महाराजा था उसमें, तो उनके खिलाफ। तो यहाँ पर देखिए इस सब के लिए क्या किया था इसने, 3 लाख फौज की भर्ती कर लिया था। अब 3 लाख फौज की भर्ती किए हैं आप, तो उसका उतना वेतन भी देना पड़ेगा। तो वो लड़ाई यहाँ पर सत्ता काबिज हो गई मध्य एशिया में, और यहाँ भी आपका ज़्यादा वो नहीं मिला। यहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि 10,000 सैनिक गए थे तो 10 सैनिक बच के आए थे। यहाँ बुरी तरह से हारे थे मोहम्मद बिन तुगलक। 10,000 सैनिकों में 10 सैनिक बच के आए थे कराची अभियान में। तो ये सब दोनों यहाँ भी पूरी तरह से फेल हो गया। ठीक है। तो कितना फेल हुआ, 1 2, यहाँ पर राजधानी बदला ये भी फेल हुआ, खुरासान अभियान था ये भी फेल हो गया, सांकेतिक मुद्रा ये भी फेल हो गया, दोआब वाला सिस्टम था ये भी फेल हो गया। देखिए इतना पूरा सब इसका, ठीक है, फेल ही हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली शासन का सबसे बड़ा विस्तार दक्षिण तक किया। तो मतलब यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक से पहले किसी भी शासक ने दक्षिण तक विस्तार इतना नहीं किया था जितना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। परिणाम सबसे अधिक 34 विद्रोह, जिसमें सबसे ज़्यादा विद्रोह दक्षिण से हुआ था। ठीक है। इसके समय में सबसे ज़्यादा विद्रोह 34 हुआ था, जो 27 विद्रोह क्या हुआ था, दक्षिण से ही हुआ था। 1326 से 27 में क्या, एमबीटी ने बेटा बहादुर गुरसाल विद्रोह करता है और विद्रोह करके दक्षिण को काम्पली चला जाता है। वहाँ का शासक काम्पली थे। अब देखिए काम्पली का जो इतिहास है ये थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पर क्या होता है, काम्पलिये पर आक्रमण करता है। और यहाँ पर क्या हुआ था, काम्पलिये पर जब इसने आक्रमण किया था तो काम्पलिये के सेनापति हरियर और बुक्का नामक 2 भाई थे, उनको क्या हुआ था, बंदी बना लिया गया था। यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या कहा रहा था। ठीक है। जो वहाँ पर काम्पलिये, वहाँ का शासक जो था काम्पलिये देव, तो वहाँ का जो सेनापति थे वो थे हरियर, और जिसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे। तो इसको, इन दोनों को बंदी बना लिया गया। किसके द्वारा, एमबीटी के द्वारा। अब जब एमबीटी के द्वारा इन लोगों को बंदी बनाया गया, इनका धर्म परिवर्तन कर दिया गया। क्या कर दिया गया, हिंदू से मुस्लिम में कन्वर्ट कर दिया गया। फिर इनको भेज दिया गया कि आप दक्षिण में जाइए, विद्रोह को शांत करें। अब इन्हीं दोनों भाइयों को दक्षिण में भेज दिया गया कि अब आप जाइए दक्षिण में विद्रोह शांत करिए। इन दोनों भाइयों ने गया अपने गुरु से, फिर जाके ये मुस्लिम धर्म में हुए थे, मुस्लिम धर्म से दोबारा हिंदू धर्म में हो गए। कौन, हरियर और भुक्का, वो दोनों फिर हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो गए। और वहाँ पर जाकर दोनों भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया। किसने किया था, हरियर और भुक्का ने जाकर दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। तुंगभद्रा नदी के किनारे संगम बस का निर्माण बसाया। तो याद रखें, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, हरिहर और बुक्का ने। कहाँ पर, तुंगभद्रा नदी के किनारे। अब देखिए यहाँ पर एमबीटी की मृत्यु कब हुई, 1351 में। मृत्यु पर इतिहास बदायूनी लिखते हैं कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। ये बदायूनी लिखते हैं, क्योंकि ये भी काम तो अच्छा कर रहा था अपने हिसाब से, लेकिन क्या किए, इसका सब काम गड़बड़ हो रहा था, मतलब बेकार हो रहा था। तो इतना हम किसके बारे में पढ़े, एमबीटी के बारे में पढ़े। तो हर चीज़ें आपको याद रखना चाहिए कि राजधानी कब बदला, 1327 में राजधानी इसने बदला था, ये याद रखेंगे 1327 में। अब चलते, इतना तो आपको क्या, अब अगर आप जाएंगे पढ़ेंगे घटना चक्र, आपको हर एक क्वेश्चन याद हो जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, ये जानते हैं, इसके पूरा उलट था। किसके उलट था, मोहम्मद बिन तुगलक के जस्ट ये उलट था। क्यों उलट था, क्योंकि वो उलेमाओं पर विश्वास नहीं करता था, मतलब जो ज़्यादा धार्मिक चीज़ें नहीं रखता था। और ये जो ये फिरोज शाह तुगलक है, इसका पूरा कानून इस्लाम के हिसाब से चलता था। अब देखते हैं यहाँ पर,
यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। फिरोज शाह तुगलक 1351 से जब उसकी मृत्यु हुई थी एमबीटी की, तो 1388 तक ये शासक था। फिरोज शाह तुगलक ने लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए शासन को मजहबी और धार्मिक स्वरूप दिया। हमने क्या कहा, इसने मजहबी स्वरूप दे दिया शासन को चलाने के लिए। सोचा कि अगर हम मजहबी स्वरूप दे देते हैं तो हमारा शासन बहुत ज़्यादा तक समझ तक चल जाएगा। हाँ, इसमें विस्तार भी किया, कई राज्यों कई शहरों को बसाया। अभी आगे सब देखेंगे। 23 करों को समाप्त करके केवल एक इस्लामी शरिया कानून के अंतर्गत निम्नलिखित कर को लागू किया। एक खराज इसने लागू किया। खराज क्या होता था, भू कर होता था। 1/3 से 1/5 भाग तक लिया जाता था। तो खराज क्या होता था, 1/3 से 1/5 भाग तक लिया जाता था, ये भूकर होता था। खुम्स कर लागू किया। युद्ध में जो लूटा गया धन होता था वो लिया, तो ये 1/5 भाग लेता था। कितना, 1/5 भाग लेता था खुम्स कर। मतलब 100, अगर 100 रुपया लूट के आए तो 1/5 ये ले लेता था। तो कितना हो जाएगा, 20% इसका हो जाएगा। इसके बाद ले जाओ। अब देखिए, जक़ात मुस्लिम अपनी आय का एक हिस्सा देते थे। जक़ात क्या होता था, मुस्लिम देते थे। और जो जजिया कर होता था, ये गैर मुस्लिम हिंदू पर लगाया जाता था। पहली बार ब्राह्मणों पर इसने कर लगा दिया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता था, ब्राह्मणों पर जजिया किसने लगवाया था, क्योंकि ब्राह्मण पर जजिया नहीं लगाया जाता था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया लगा दिया था। इसमें छूट दिया जाता था जो विधवा औरतें होती थी या स्त्रियां होती थी या मतलब विकलांग होते थे जो लोग, उनको छूट दिया जाता था। ठीक है, तो इसमें इसने नहरों का जाल बिछाया और सर्ब नामक सिंचाई कर लिया, जो उपज का 1/10 भाग होता था। तो नहरों का जाल बिछाया। अब नहर बता दिए, जैसे आज सरकार बना देती है, उस पर टोल टैक्स लगा देती है, ऐसे इसने नहर बना दिया और उस पर हम टोल टैक्स लेते थे, ये सर्व टैक्स ले रहा था। ठीक है, कौन सा सर्व ले रहा था, सर्व टैक्स। 100 रुपये में कितना ले रहा था, 1/10 ले रहा था, मतलब 10 रुपये उसको देना पड़ता था अगर सिंचाई करना है तो, ये याद रखेंगे। ठीक है, तो सिंचाई कर कितना लेता था, 10 रुपये लेता था। मतलब कहने का मतलब है 100 में 10 लेता था। फिरोज शाह तुगलक ने सैनिकों और गैर सैनिकों का पद वंशागुणित कर दिया था। कह रहा था कि मतलब जो वो मोहम्मद बिन तुगलक है, कि वो योग्यता के आधार पर करता था। ये क्या है, वंशागुणित, मतलब आपका लड़का है तो आपका भी लड़का सैनिक बन जाएगा। फिरोज शाह तुगलक ने वेतन के बदले मतलब तुगलक वेतन के बदले वेतन देना शुरू कर 3 नगर की स्थापना की। ठीक है, मतलब वो कार्य के बदले वेतन देना शुरू कर दिया था। ठीक है, अब देखिए, नई नगर जैसे हिसार हुआ, जौनपुर हुआ, फिरोजाबाद हुआ, फिरोजपुर हुआ, कई नगर बसाए थे। तो मुख्य रूप से हिसार, जौनपुर, फिरोजाबाद, ये सब नगर क्या हुआ, इसने बसाए थे। अब यहाँ पर देखते हैं, फिरोज शाह तुगलक ने सुल्तान को भेंट देने की प्रथा को समाप्त कर दिया। तो इसने क्या किया था, जो सुल्तान को भेंट दिया जाता था उस प्रथा को समाप्त कर दिया था। पहली बार आतिशबाजी के लिए पहली बार बारूद का प्रयोग किया गया था इसके समय में। फिरोजाबाद में वेधशाला बनवाया, यहीं पर समय मापने के लिए ताश से घड़ियाल नामक यंत्र लगाया, याद रख लेंगे। इसने अपने साम्राज्य की भूमि का सर्वेक्षण कराया और राज्य की आय 6 करोड़ 85 लाख टका निर्धारित की। कितना, जैसे आज नहीं निर्धारित किया जाता कि यूपी की पूरी जीडीपी कितना है, भारत की जीडीपी कितना है, ऐसे उस समय क्या करवाया इन्होंने, अपने साम्राज्य का सर्वेक्षण करवाया और कहा हमारे राज्य की जीडीपी 6 करोड़ 85 लाख टका निर्धारित की गई। ठीक है, ये बहुत होता है, ये मत सोचिएगा इतना है, बहुत ज़्यादा था। अब यहाँ पर देखिए क्या करा, इस आय को प्राप्त करने की जागीर अथवा विचारधारी प्रथा की शुरुआत की। दासों के लिए दीवान ए बंदगान नामक विभाग की स्थापना की। अब ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन बन जाता है कि दीवान ए बंदगान किसने बनवाया, दीवान ए फिरोज शाही, वो दीवान ए खैरात, ये सब दारुल सफ़ा, ये सब इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, दास यहाँ लिखा गया दास। तो दास क्या होते हैं, तो दास कहीं होते हैं तो बंद होते हैं ना, तो बंद होते हैं, जेल में बंद कर दिए जाते हैं या किसी घर में कैद होते हैं, काम करते रहते हैं। तो बंद गान यहाँ लिख दीजिए, गान। तो दास के लिए बंद गान। मुस्लिम वर्ग के लिए दीवान एक खैरात नामक विभाग की स्थापना। तो दीवान एक खैरात क्या थी, दान विभाग, याद रखेंगे। दीवान एक खैरात, खैरात अगर या खैरात करें, खैरात में दे दीजिए, तो खैरात क्या होता है, दान होता है। तो दान विभाग के लिए खैरात की स्थापना किया। अब
अब देखिए यहाँ पर दारुल सफ़ा क्या था, चिकित्सीय अस्पताल बनवाया, ठीक है। तो दारुल सफ़ा क्या था, चिकित्सीय अस्पताल होता था, ये याद रखिएगा, दारुल सफ़ा चिकित्सीय अस्पताल। आत्मकथा लिखी, अपनी आत्मकथा फुतूह ए फिरोज शाही, ये कई बार पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ें में कंफ्यूज मत होइएगा, एक होता है तारीख ए फिरोज शाही, एक होता है फुतूह ए फिरोज शाही। जब आपसे कहे तारीख ए फिरोज शाही, ठीक है, तारीख, तो आप क्या रखेंगे, बरनी ने लिखा तारीख फिरोज शाही। अगर पूछे कि फुतूहात ये फिरोज शाही किसने लिखा, तो फुतूहात ये फिरोज शाही किसने लगा, फिरोज शाह तुगलक थे। अब कैसे याद करेंगे, अब यहाँ देखिए रा लिखा, बीच में रा आ रहा ना, ये तारीख लिखते हैं, तारीख है, तारीख लिख रहे हैं, तारीख बीच में क्या आ रहा है, बीच में रा आ रहा है। और बरनी अगर लिखते हैं बरनी, तो बरनी लिख रहे हैं, बीच में रा आ रहा है, तो बरनी ऐसे याद कर लीजिएगा, जिसमें बीच में दोनों में रा आएगा तो तारीख ही फिरोज का शाही हो जाएगा, क्योंकि फिरोज शाही ये दोनों ही सेम ही है। और फुतू में फा जैसे फिरोज शाह तुगलक, तो फा पहले आ रहा है, फा ऐसे, तो ऐसे दोनों याद कर लीजिए, नहीं तो भूल जाएंगे आप, क्योंकि दोनों एक ही सेम टू सेम लग रहा है, ठीक है। तो फुतूह फिरोज शाही किसने लिखा, फिरोज शाह तुगलक। तारीख है फिरोज शाही किसने लिखा, बरनी ने लिखा, बस अब नहीं भूलेगा, ऐसे याद कर लीजिए। फिरोज शाह तुगलक ने कई बाग लगवाए, जो अलाउद्दीन खिलजी ने 30 बाग लगवाए थे, उनको भी इसने क्या किया था, अच्छे से बनवाया। धार्मिक उद्देश्य के लिए जगन्नाथ मंदिर को क्षति पहुंचाई, माना जाता है कि इस जगन्नाथ मंदिर को क्षति पहुंचाई, और जो उसके मंदिर थे उसको जलाने का भी काम किया था। पुराने दस्तावेज को लाया गया और मंदिर में आग लगाई गई। प्रशासन ने उलेमा वर्ग को प्रधानता दी, मतलब इसके समय में क्या हुआ, उलेमा वर्ग क्या था, पूरी तरह से प्रधान था। ये बीपीएससी में पूछा गया था कि रोजगार दफ्तर की स्थापना किस शासक ने किया था, तो रोजगार दफ्तर की स्थापना किसने किया था, तो रोजगार दफ्तर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने ही किया था। 2 सिक्के चलवाए थे, एक तांबे का सिक्का था, एक उसको अद्दा कहा जाता था, एक बिक कहा जाता था। ये क्या होता था, चांदी का सिक्का होता, तो अद्दा बिक तांबे का सिक्का और चांदी का सिक्का इसने चलाया। इन्होंने इस्लाम धर्म के शासन का आधार बनवाया था, किसने, मतलब पूरी तरह से ये धार्मिक व्यक्ति था फिरोज शाह तुगलक। संस्कृत में उपस्थित चिकित्सा ग्रंथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संस्कृत में उपस्थित चिकित्सा ग्रंथ का फारसी में अनुवाद करवाया, ये याद रखेंगे, किसका, संस्कृत में उपस्थित चिकित्सा ग्रंथ का फारसी में भी अनुवाद करवाया था। मेरठ और टोपरा से अशोक स्तंभों को दिल्ली के में हस्तांतरण करवाया था, कहाँ से, मेरठ से, और जो टोपरा से अशोक स्तंभ आया था उसको कहाँ पर करवाया था, दिल्ली में हस्तांतरण करवाया था। अब देखिए फिरोज शाह तुगलक के उत्तराधिकारी कौन हुए थे, गयासुद्दीन तुगलक सेकंड, जो पहला गयासुद्दीन तुगलक था, जो उसका संस्थापक था, उसी का दूसरा रूप, ठीक है, तो ये सेकंड आया था। ये ज़्यादा दिन तक नहीं चला, इसके बाद नसरुद्दीन महमूद आया। अब यही पूछा जाता है, ये देखिए नसरुद्दीन महमूद, अब ये नसरुद्दीन महमूद कब से कब था, 1394 से 412, ये याद रखिएगा। ये इसी समय तैमूर का आक्रमण हुआ, इसी के समय नसरुद्दीन महमूद के समय तुगलक वंश का अंतिम शासक था। अब देखिए ये क्या हुआ, मतलब तो यहाँ क्या क्वेश्चन क्या बनता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनता था, यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि तैमूर का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था। तैमूर का आक्रमण नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में हुआ था। 1398 में दिल्ली में तैमूर का आक्रमण हुआ था। इसके बाद जो तैमूर का आक्रमण हुआ था, पूरी तरह से ये क्या हुआ, तुगलक वंश टूट गया था। अब इसका सेनापति कौन था, इसका सेनापति खिज्र खां था, याद रखेंगे। अब खिज्र खां ने ही किसकी सहायता की थी, तैमूर की सहायता किया था, ये याद रख लेंगे। किसकी सहायता की थी, तैमूर आक्रमण की सहायता की थी। तैमूर ने क्या किया था, वो जब जाने लगा था, तो तैमूर ने मुल्तान वाला एरिया और आपका पाकिस्तान में जो लाहौर वाला एरिया है, खिज्र खां को सौंप दिया, कहा कि आप यहाँ पर शासन करिए। क्या हुआ, लेकिन ये खिज्र खां जो था, इसका मतलब लालच की कि हम दिल्ली पर शासन करेंगे। फिर इसने क्या किया, दिल्ली पर अधिकार कर लिया। फिर यहीं से क्या हुआ, सैयद वंश का आरंभ हुआ। सैयद वंश का कहाँ पर आरंभ हुआ, 1414 से 1451 तक। अब क्या चलता है, सैयद वंश। तो आपके आईएएस में 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये
यहाँ पर नसरुद्दीन ये तैमूर का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो तैमूर का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में हुआ, 1398 ईस्वी में हुआ। तो अब 1414 से 1451 के बीच में यहाँ पर देखते हैं सैयद वंश। सैयद वंश में सबसे इम्पोर्टेंट एक ही चीज़ याद रख लेंगे कि यहाँ पर सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस पहले क्या होता है? खिज्र खां होता है। तो खिज्र खां पहले आता है, जैसे यहाँ पे हमने बताया खिज्र खां आया, यही सहायता किया था, इसीलिए इतना बड़ा आक्रमण हो गया था कहाँ पर? दिल्ली पर 1398 में। तैमूर का 1398 में आक्रमण हुआ था, मैंने कई बार बता जाऊँ। पहला क्या हुआ इसका? सैयद वंश का शासक कौन हुआ? खिज्र खां हुआ। कब से कब हुआ था? तो 1414 है ना, तब देखिए 1414 1421 याद रहेगी, 1421 याद रख लीजिएगा। अब इसके बाद दूसरा शासक कौन हुआ? मुबारक शाह। तो मुबारक शाह जो इसका हुआ दूसरा शासक हुआ, ये कब से हुआ? 1421 से 1434 तक हुआ। यह डेट याद रखिए क्या? 51 तक चलना है। तीसरा क्या है? मोहम्मद शाह। मुबारक शाह हो गया, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह, तो मोहम्मद शाह क्या हुआ? 1434 से 1400 कितना हो गया? 1445 तक, 10 साल ये आएगा। फिर इसके बाद मोहम्मद शाह के नीचे अलाउद्दीन आलम शाह, आलम शाह लिख दीजिए बस, अलाउद्दीन आलम शाह, ये क्या हुआ? 1451 तक, 6 साल ये चला था। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। यही हमेशा बार बार पूछा जाता है कि ये सैयद वंश के शासकों का क्रम क्या है। तो खिज्र आएगा, फिर खिज्र के बाद मुबारक आएगा, मुबारक जब होगा तो मोहम्मद शाह हो जाएगा, मोहम्मद शाह हो जाएगा तो आलम शाह हो जाएगा। तो खिज्र ऊपर, आलम नीचे, बीच में मुबारक मोहम्मद कर दीजिएगा। पहले मुबारक बोलिए फिर मोहम्मद बोलिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम देखते हैं सैयद वंश 1414 से 1451 तक। 1414 से 1421 तक खिज्र खां था, स्वयं को एक उपाधि धारण किया था। स्वयं को क्या उपाधि धारण किया था? रैयत ए आला की। ये कई बार पूछा जाता है कि रैयत ए आला की उपाधि किसने धारण किया था? रैयत ए आला की उपाधि किसने धारण किया था? तो ये धारण किया था खिज्र खां ने। अब इसके बारे में एक कहा जाता है कि जो तैमूर का पुत्र था या उत्तराधिकारी तैमूर का था, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था शाहरुख, क्या था? शाहरुख। ठीक है, अब इसी का ये कहा जाता है, इसी के प्रतिनिधि के रूप में शासन करता था। कौन शासन करता था? खिज्र खां। इसीलिए इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था। तो अगर पूछा जाए दिल्ली सल्तनत में सुल्तान की उपाधि धारण किसने नहीं किया था, तो ये खिज्र खां नहीं धारण किया था। तो खिज्र खां ने क्या धारण किया था? रैयत आला की उपाधि धारण किया था, क्योंकि ये अपने आप को मानता था कि हम शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में चलाते हैं शासन दिल्ली पर। अब यहाँ पर देखते हैं, उसका भी कहना सही था, क्योंकि इतना मजबूत नहीं था। अगर शाहरुख का प्रतिनिधित्व बोलेगा, तैमूर सब मतलब डरते थे सब लोग तैमूर से, तो कोई आक्रमण इस पर नहीं कर पाता था खिज्र खां का। ठीक है, तो ऐसे इसका शासन चलता रहा। इसके बाद जब खिज्र खां के बाद मुबारक, हमेशा याद रखिए खिज्र खां के बाद मुबारक आएगा। इसका पुत्र था, खिज्र खां का क्या था? ये पुत्र था। अब ये देखिए, मुबारक जो खां था, ये मुबारक शाह था, ये इस वंश का सबसे महान शासक बोला जाएगा। तो ये उपाधि, शाह की उपाधि इसने धारण किया था। लेखक याहिया अहमद बिन सरहिंदी को संरक्षण दिया था। किसको संरक्षण दिया था? याहिया बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण दिया था, इसी के समकालीन था। अब देखिए उसकी पुस्तक क्या थी? उसकी पुस्तक थी तारीख ए मुबारक शाही। तो याद रखिएगा, तारीख ए फिरोज शाही किसकी थी? बरनी की थी। अगर तारीख ए मुबारक शाही किसकी बोलेंगे आप? तारीख ए मुबारक शाही की सरहिंदी की थी। ठीक है, तो तारीख ए मुबारक शाही तो सरहिंदी की थी, ये याद रखेंगे। अब देखिए इसने शाह की उपाधि धारण किया था, ये याद रखिएगा। इसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया था और अपने नाम के सिक्के भी चलवाए थे। तो दोनों याद रखिएगा, किसने अपने नाम के सिक्के चलवाए, किसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया? तो मुबारक शाह। तो सिर्फ फिर मैं बता रहा हूँ, पहले खिज्र खां आएगा, फिर मुबारक शाह आएगा। मुबारक के बाद मोहम्मद आता है। तो मोहम्मद बहलोल लोदी को अपना पुत्र कहा और खां ने खाना की उपाधि दे दिया बहलोल लोदी को। अभी यही बहलोल लोदी शासक बन जाएगा। एक अयोग्य शासक, लेकिन वजीर क्या हुआ? सखरुल मुल्क साम्राज्य को संभाले रखा। तो ये एक अयोग्य शासक था मोहम्मद का। मुबारक शाह अच्छा शासक था, लेकिन मोहम्मद का एक अयोग्य शासक था। लेकिन इसका जो वजीर था, ये सखरुल मुल्क, ये लिखते सखरुल
मुल्क। ये क्या किया, इसका शासक संभाले रखा। सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था, जिससे को हटाकर बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की। कब? 1451 ईस्वी में लोदी वंश की स्थापना हुई। अब देखते हैं लोदी वंश के बारे में। लोदी वंश पहला शासक कौन हुआ? बहलोल लोदी हुआ। दिल्ली में अफगान राज्य को स्थापित करने वाले कौन थे? लोदी। देखिए, इससे पहले किसका शासन था? इसके पहले तुर्कों का शासन था, ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, अफगानों का शासन हो गया। दिल्ली में अफगान राज्य स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? बहलोल लोदी को जाता है। संस्थापक कौन था? ये बहलोल लोदी था, ये याद रखेंगे। जौनपुर की 1470 में जीतकर दिल्ली में सल्तनत में मिला लिया। तो सबसे महान काम इसका यही था कि अगर पूछा जाए कि जौनपुर को दिल्ली में किसने मिलाया था, तो जौनपुर को दिल्ली में किसने मिलाया था? बहलोल लोदी ने मिलाया था। ये अच्छा क्वेश्चन बनता है आपके पेपर में। लोदी, बहलोल लोदी से यही सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही बनता था। एक इसका सिक्का बनाया था, बहलोली सिक्का। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि इसने किसने मतलब जौनपुर को दिल्ली में मिलाया, तो बहलोल लोदी ने मिलाया। तो ये याद रखिए, सिक्के पर हजरत जौनपुर उत्तीर्ण करवाया था। बहलोल लोदी ने अपने सरदारों को मनसद ए अली कहा। किसको? अपने सरदारों को मनसद ए अली कहा। बहलोल लोदी ने दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों में सर्वाधिक समय 38 वर्ष तक शासन किया था, ये याद रख लेंगे। जो दिल्ली सल्तनत के जितने भी शासक थे, वो उसमें सबसे ज़्यादा समय तक किसने शासन किया था? तो दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा समय तक किसने शासन किया था? बहलोल लोदी ने किया था। कितना? 38 वर्ष तक सबसे ज़्यादा इसने किया था। लोदी वंश में 3 ही शासक महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरा कौन सा आता है? सिकंदर लोदी आता है। सिकंदर लोदी के पहले हमने एक क्वेश्चन लाया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन अब भी ये क्वेश्चन आपके पेपर में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, रुकमुद्दीन के बारे में पूछा गया था, मुबारक खान के बारे में पूछा गया था, और ये फिरोज शाह तुगलक के बारे में पूछा गया था, और आलम शाह के बारे में पूछा गया था। यही पूछा गया था। आप इनको कालक्रम के रूप में बताइए, मतलब कौन पहले आया कौन बाद में आया। तो पहले रुकमुद्दीन के बारे में देखते हैं। तो 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद शासक बना। आप सोचेंगे इल्तुतमिश के बाद तो रजिया शासक बनी थी। नहीं, रजिया तो शासक बाद में बनी थी। उससे पहले अपने आप को शासक किसने घोषित कर दिया था? रुकमुद्दीन ने घोषित कर दिया था, जबकि इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। तो याद रखिएगा, मतलब थोड़े ही समय के लिए, चाहे 2-4 महीने के लिए आया हो, रुकमुद्दीन आया था, ये याद रखिएगा। तो पहले आपका रुकमुद्दीन हो गया। दूसरा पे आपका मुबारक शाह हो गया। 1316 से 1320 में मुबारक खिलजी के नाम से दिल्ली का सुल्तान बना। मतलब जब खिलजी वो अलाउद्दीन खिलजी नहीं रहा, तब उसके बाद मुबारक खिलजी आया था। तो याद रखिएगा, ये कब आया था? 1316 से 1320 के बीच में आया। तो ये मतलब ये असेंडिंग आर्डर में हो गया। फिर देखते हैं फिरोज शाह तुगलक कब, ये तो अभी हम पढ़ाए हैं। 1351 से 88 तक सुल्तान बना था। तो 51 से 1351 से 1388 तक की ये क्या किया था? ये सुल्तान बना था। तो फिरोज शाह तुगलक हो गया। फिर आपका सैयद वंशीय शासक आलम शाह, ठीक है, ये यहाँ पर अभी हमने बताया था। ये कहाँ पर? यहाँ देखिए, अलाउद्दीन आलम शाह, ये है ना मोहम्मद शाह के बाद आलम शाह। एक बार फिर मैं बता देता हूँ, पहले खिजर खां आएगा, फिर मुबारक शाह याद रहेगा। फिर मैं यही कह रहा हूँ, अगर आपको कुछ नहीं पता है सिर्फ यही याद कर लीजिए कि सैयद वंश में कौन पहले आया कौन बाद में आया। इतना ही याद करके चले जाएंगे तो आपका हो सकता है क्वेश्चन फंस जाए, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर देख लिया है, यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अगर आप दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं, या आप हाँ दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं, या इसके आसपास जो हिंदू राष्ट्र हुए, मतलब साम्राज्य हुए थे, उनके बारे में पढ़ रहे हैं, तो एक चीज़ ज़रूर याद, मैं इसको करवा भी दूंगा किसी दिन, हो सकता है, ठीक है। उनका कालक्रम याद कर लीजिएगा। कालक्रम मतलब उनका वो याद कर लीजिएगा, कौन पहले आया कौन बाद में। अब ये मत याद करिएगा कि बहलोल लोदी पहले आया या इब्राहिम लोदी बाद में आया, ये नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वो उसको एग्जामिनर को पता है कि बहलोल लोदी पता है, इनको मोहम्मद बिन तुगलक पता है। ऐसे ऐसे पूछेंगे जिनको आपको पता ही नहीं रहेगा। अब देखिए, ये यूपी पीछे 2003 में क्वेश्चन आया था। रुकमुद्दीन आप ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। आप मुबारक शाह के बारे में, खान के बारे में नहीं, फिरोज शाह तुगलक तो बीच में इसमें दे दिया है, लेकिन ये देखिए आलम शाह, आप सोचेंगे अलाउद्दीन आलम शाह, आधे लोग को पता ही नहीं होगा अलाउद्दीन आलम शाह किस वंश का था।
ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा जो 1 ही 2 साल के लिए आए हैं या जो बहुत ही नाकारे मतलब सुल्तान साबित हुए हैं, उन्हीं के बारे में पूछता है, ये याद रख लेंगे। ठीक है, ये मेरी अगर बात याद रख लेंगे तो आपको जो ये मिडाइवल हिस्ट्री का क्वेश्चन गलत कभी नहीं होगा। ठीक है, जो नाकारे सुल्तान थे उनका याद करेंगे और जो बहुत कम समय के लिए बने थे उनका याद रखेंगे। जो फेमस है उसको याद करिए या ना करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको आप कर भी लेंगे तो सभी कर लेंगे, उसमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा आपको। तो ये याद रख लेंगे। तो पहले रुकमुद्दीन आया, फिर मुबारक खान आया, ठीक है, खिलजी वाला, फिर फिरोज शाह तुगलक आया, फिर आलम शाह आया, अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है, ये देखिए अलाउद्दीन आलम शाह, लास्ट में सैयद वंश का। अब हम चलते हैं सिकंदर लोदी का, जो कि बहुत महान कह सकते हैं, ये भी अपने आप में वो था। 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, हर बार यही पूछा जाता रहा, आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? सिकंदर लोदी ने। और 1506 में आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। भूमि माप के लिए एक नया पैमाना शुरू किया था, उसका नाम था गज-ए सिकंदरी, जो 30 इंच का होता था। कितने इंच का होता था? 30 इंच का होता था। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप सब कम से कम थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए, अपने दोस्तों में कर दिया करिए अगर अच्छा लगे तो। ठीक है, अगर आप किसी का मतलब क्या थोड़ा सा हमको मोटिवेशन मिल जाता है, अगर थोड़ा सा अगर आप शेयर सब्सक्राइब कर देते हैं, फिर आपका वीडियो रुकता नहीं है, जल्दी आ जाता है, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता है थोड़ा सा। अब यहाँ लिखा गया है, आगरा में एक किला बनवाया, बादलगढ़ का किला। ठीक है, राज्य के हिसाब से किताब के लिए लेखा परीक्षण की शुरुआत किया था इसने। खाद्यान्न कर को इन्होंने समाप्त कर दिया था। किसने? सिकंदर लोदी ने समाप्त कर दिया था। हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था, जो भी आ रहा था सभी जजिया कर लगाए जा रहे थे। मुहर्रम और तजिया पर प्रतिबंध लगा दिया था। गुलरुखी नाम से कविता लिखता था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता था कि गुलरुखी नाम से कविता किसने लिखता था, कौन लिखता था? ये सिकंदर लोदी रखता था। हिंदुओं पर जजिया कर, सिकंदर लोदी। मुहर्रम और तजिया पर प्रतिबंध किसने लगाया था? सिकंदर लोदी ने। हिंदुओं को गंगा तट पर जाने पर प्रतिबंध लगाया था। ये सब मिलता है कि किसने? जो इब्राहिम लोदी है, तो वो सॉरी क्या कहते हैं, वो सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने क्या किया था? हिंदुओं को गंगा पर जाने में प्रतिबंध लगाया था। संगीत की पुस्तक का संस्कृत में फारसी में अनुवाद करवाया था, जिसका नाम था लज्जत ए सिकंदरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है दोनों, फारंग ए सिकंदरी और लज्जत ए सिकंदरी। तो संस्कृत की जो फारसी में अनुवाद करवाया था उसका नाम था लज्जत ए सिकंदरी, और जो आयुर्वेद चिकित्सा की पुस्तक का संस्कृत में अनुवाद करवाया था उसका नाम था फारंग ए सिकंदरी। तो दोनों ही याद रख लेगा, लज्जत सिकंदरी, फारंग सिकंदरी। अब लास्ट वाला आता है इब्राहिम लोदी के बारे में। इब्राहिम लोदी ये लास्ट शासक हुआ लोदी वंश का। 1517 और 18 में राणा सांगा के साथ खटोली का युद्ध हुआ। खतौली का युद्ध हुआ या खतौली का जो युद्ध हुआ था उसमें लोदियों की पराजय हुई थी। अब देखिए इब्राहिम लोदी को किसने? बाबर ने जाना था कि इसी खतौली के युद्ध से कि बाबर उतना मजबूत नहीं है, क्योंकि इसने राणा सांगा के साथ जो युद्ध किया था उसमें पराजित हो गया। तो क्या किया? बाबर के भी मन में आया कि दिल्ली पर जो शासन कर रहा है वो ज़्यादा मजबूत नहीं है शासक, हमको भी आक्रमण करना चाहिए। और उसको साथ मिला बहुत से यहाँ पर राजाओं का। फिर बाबर ने क्या किया? आक्रमण किया। फिर यहाँ पर लोदियों की पहले तो खतौली के युद्ध में कब 1517-18 में पराजय हुई। इसके बाद 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में हुआ। इब्राहिम लोदी की पराजय हुई और वीरगति को प्राप्त हुआ। ठीक है, इब्राहिम लोदी का वीरगति को प्राप्त हुआ। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत प्रथम राज्य समाप्त हो गया। ठीक है, तो मतलब दिल्ली सल्तनत का पूरी तरह से अंत हो गया यहीं पर, जब ये एक पानीपत का युद्ध हुआ। तो ये याद रख लेंगे। अब यहाँ पर याद रखेंगे, बस इतना ही आज याद रखेंगे। ठीक है, हाँ। अब दिल्ली सल्तनत के प्रशासन, आर्थिक सुधार, ये सब अगले वीडियो में हम आएंगे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, जितना ही आज का था। पूरी तरह से दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो गया। बहुत डिटेल में हमने बताया है, इतना डिटेल में कि आप कोई भी क्वेश्चन आप जाइए घटना चक्र लीजिए, जो भी हमने वर्ड बोला है, जो भी हमने लिखा है,
हर चीज़ें आपको कहाँ मिल जाएगी, घटना चक्र में मिल जाएंगी और वहाँ पर जाके हर एक क्वेश्चन करिए। काफ़ी अच्छा आपको लगेगा, कॉन्फिडेंस आपका आएगा। ये वीडियो मैं सिर्फ रिवीजन के पर्पज़ से बनाता हूँ ताकि इसको पीडीएफ को आप डाउनलोड करके बार बार रिवीजन कर सकें। तो जी पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।